नरेंद्र मोदी का, क्या कहेंगे? देखिए, तीनों टर्म जो मोदी जी के हैं उसमें इस देश के लोगों को बड़ी आहुति देनी पड़ी। आप पहले टर्म में देखेंगे तो नोटबंदी में लोगों के साथ क्या हुआ, दूसरे टर्म में आप आइएगा तो कोरोना काल है और किसानों का आंदोलन है, वो आपको परिस्थिति दिखाई देंगी। और यहां तो शुरू ही हुआ है और वो भी एक बड़ा आयोजन, हालांकि वो आस्था का उत्सव था लेकिन उसे एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया गया, उसमें लोगों की आहुति हो रही है। तो ये तो मोदी जी के होने का अपना एक परिचय है, या इस देश के लोग अभिशप्त हैं। दूसरा जो आपने कल के बारे में कहा, देखिए राजीव जी, चोर डाकू आप जो भी कहें, वो कितना ताकतवर होता है, उसके पास असलहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो रात के अंधेरे को ढूंढता है। वो लूट करने के लिए भी अंधेरे का सहारा लेता है। तो दरअसल कल जो हुआ वो लोकतंत्र की डकैती थी जिसको किया गया, और अब ये छिप करके नहीं हो रहा है, अब ये सरेआम हो रहा है और उतनी बेपरवाही से हो रहा है कि हम डंके की चोट पर करेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। हम जनता को जानवरों की तरह हाँक दें, लोग मर जाएं, फिर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। सरकार चाहे 240 की हो या 300 की हो, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उसी तरह से खामोश बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब राहुल गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देकर के संविधान सभा में जब चुनाव आयोग को लेकर के पूरी बातचीत जो होती है उसका हवाला देकर के बात की है कि किस तरह का इलेक्शन कमीशन चाहते थे हमारे जो संविधान वेत्ता थे, जो संविधान निर्माता थे। और आज जो हो रहा है वो सरेआम उस लूट तंत्र को पुख्ता करने के लिए इंतजाम हो रहा है। एक इसमें इशारा मैं और कर दूं, राजीव कुमार जी का मुझे नहीं पता कि वो मोदी जी के नजदीक थे कि ज्यादा अमित शाह के नजदीक थे, लेकिन ये तो घोषित रूप से अमित शाह के आदमी हैं, लंबे समय से उनके प्रति लॉयल हैं। तो अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, माने सारे अब जो चाले हैं, जो दाव हैं, वो अमित शाह खेल रहे हैं। मोदी जी धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं या वो अपने आप को किनारे कर रहे हैं और अमित शाह के हाथ में वो बागडोर दे रहे हैं। और अमित शाह के बारे में आप गुजरात में पता कर लें, या अब तो खैर अब पूरा देश परिचित हो चुका है जी, उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं है, न धर्म की। जो हिंदू धर्म का वहां जुमला चलता है वो जुमला ही है वहां भी, न देश की न लोगों की, किसी की कोई परवाह नहीं है, न संविधान की। और दलितों पिछड़ों का तो छोड़ ही दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर पर जो उन्होंने हमला किया और जिस तरह से अपमान किया वो तो पूरा देश जानता है। तो कल जो हुआ वो दरअसल लोकतंत्र के लूट तंत्र को मजबूत करने के लिए एक और पुख्ता इंतजाम किया गया। अब जो हुआ, आनंद फानंद में आपने कहा क्यों हुआ, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी ढेर सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, लोगों की आशंकाएं हैं। और सुप्रीम कोर्ट का तो एक नहीं, आप कम से कम दर्जनों इस तरह की जजमेंट देख सकते हैं। महाराष्ट्र का आप देखिए, पिछली सरकार के साथ जो गवर्नर ने किया या जो पार्टी तोड़ी गई, वो सारा कुछ अवैध था। लेकिन चूंकि इस्तीफा दे दिया था तो वो सरकार चल गई, उद्धव ठाकरे बाहर हो गए, अवैध सरकार चलती रही। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अब जो मुझे लगता है कि जो हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि नहीं साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये नियुक्ति हो गई है तो अब इसको तो कंटिन्यू किया जाएगा। क्या हम में से कोई ये उम्मीद कर सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये नियुक्ति अवैध है? भले ही वो फिर से हो जाए गणेश कुमार, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होंगे, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस ही अवैध है। इसकी कोई संभावना है क्या? मुझे लगता है नहीं। वो कल आनंद फानन में इसीलिए हुआ कि उनकी नियुक्ति को, प्रक्रिया भले ही गड़बड़ हो, लेकिन वो लेटर जारी हो गया, गुलदस्ता मिल गया, बधाई मिल गई, सब जगह नाम चल गया, तो वो माना जाएगा। और वो माना जाएगा का मतलब है कि 2029 तक के लिए अब चुनाव दरअसल लोगों के द्वारा नहीं हो रहा, अब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव जीते जा रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह को पूरा भरोसा अब चुनाव आयोग से है, लोगों से नहीं, इस देश की जनता से नहीं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, दुख भी होता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, या जो नेहरू के सपनों का भारत था, गांधी जी इस डेमोक्रेसी को देखना चाहते थे जी। और ये वो देश है जिस पर गर्व किया जा सकता है कि दुनिया के जितने भी देशों में स्वाधीनता आंदोलन हुए, उसमें एकमात्र भारत है जहां पर महिलाओं की भी इतनी बड़ी भागीदारी थी। तो मताधिकार सबको मिला। उस यूरोप में जहां लोकतंत्र आया, शुरू हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, वहां सालें लग गए, सैकड़ों साल लग गए महिलाओं को मताधिकार। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था कि अब हमने रानियों की नसबंदी कर दी है, अब राजा मतपेटी से पैदा होगा, राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। ये जो लोगों को ताकत दी थी कि वो चुनेंगे अपने प्रतिनिधि को और प्रतिनिधि चुनेंगे अपने प्रधानमंत्री को, यहां तो साहब चुनाव आयोग चुन रहा है कि प्रधानमंत्री कौन हो। तो आपने इस देश के करोड़ों नागरिकों के मताधिकार को ही छीन लिया, उनको बंदी बना लिया। और यह सीधे तौर पर भारत के संविधान, भारतीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की उस शिद्दत, उस आंदोलन और संविधान सभा में जो लोग थे उनके उस संकल्प, उसके उस प्रयत्न, डॉक्टर अंबेडकर के अपने प्रयत्न, इस सबका ये अपमान है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कल जब इस पर सुनवाई करेगा तो ये पूरी पृष्ठभूमि उसके ध्यान में होगी कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, जीवंत रखना है, तो फिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को स्वायत्त, स्वतंत्र और बेहद मजबूत रखना होगा। अगर वो कमजोर हो गई, या वो पिट्ठू हो गई, या वो ऊपर के निर्देशों के अनुसार काम करती है, तो लोकतंत्र इस देश में बेमानी हो जाएगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लोकतंत्र बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र